नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, पिछले साल इन्हीं दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक डायलॉग काफी चर्चा में आया था। आप शायद याद कर रहे हों कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल इसी समय कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, याद है ना। साल भर बाद अब वो एक और नए तड़कते भड़कते डायलॉग के साथ सामने आए हैं और वो डायलॉग राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने उस डायलॉग का इस्तेमाल किया है। दरअसल राजस्थान में आज नरेंद्र मोदी राजस्थान के बीकानेर में थे और उन्होंने कहा है कि मोदी की रगों में लहू नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। जी हां, नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मोदी की रगों में लहू नहीं, खून नहीं बल्कि गर्म सिंदूर बह रहा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, लहू गर्म है। दुश्मन हमसे कभी भी सीधी लड़ाई नहीं जीत सकता। जो हमारा सिंदूर मिटाने निकले थे उनको हमने मिट्टी में मिला दिया। अपने भाषण में खुद का ही नाम लेकर अपनी पीठ ठोकना मोदी जी की पुरानी आदत है। लिहाजा आज भी वो मोदी मोदी कहकर ही भाषण देते रहे और इसमें पाकिस्तान की आलोचना करते करते मोदी ने आदतन पिछली सरकारों को भी निशाने पर ले लिया। मोदी ने कहा कि पाकिस्तान भारत में डर का माहौल बनाता था। पाकिस्तान भारत में डर का माहौल बनाता था। यह बात नरेंद्र मोदी आज अपने भाषण में कह रहे थे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया कि अब मां भारती का सेवक सीना तान कर खड़ा है। इस बात से साफ समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और इन सब के साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी सबको अपने निशाने पर ले लिया कि उनके शासन में पाकिस्तान ने डर का माहौल बनाया। लेकिन अब मोदी आ गए हैं, यह बात पाकिस्तान याद रखे। यानी किसी भी तरह ऑपरेशन सिंदूर को अपने सियासी फायदे के लिए भुनाना है और यह बात नरेंद्र मोदी ने आज फिर साबित कर दिखाई है। ध्यान देने वाली बात यहां एक और भी है दोस्तों। आज तारीख कौन सी है? आज 22 तारीख है, 22 मई है और 22 अप्रैल आप रट चुके होंगे। 22 अप्रैल को लहू नहीं सिंदूर की रगों में बहता है वाला भाषण दे रहे हैं। 22 मई को आज दे रहे हैं भाषण नरेंद्र मोदी, क्योंकि ठीक एक महीना पहले ही पहलगाम में यानी 22 अप्रैल को भयानक आतंकी हमला हुआ था पहलगाम के बैसरन घाटी में। और एक महीने से पहलगाम में मारे गए 26 लोगों के परिजन इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार अब तक उन 4 आतंकियों को नहीं पकड़ पाई है जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। आज कांग्रेस ने इस पर फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने इस पर क्या कुछ लिखा है, कहा है, ये जरा आपको दिखा देता हूं। कांग्रेस ने यह कहा है कि आज पूरा देश जानना चाहता है कि पहलगाम में हमारे लोगों की नृशंस हत्या करने वाले आतंकी कहां हैं। भारत का मीडिया यह सवाल नहीं पूछ रहा, लेकिन विदेश में एक पत्रकार ने एस जयशंकर से यह सवाल पूछ लिया। इसके जवाब में एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा हम आतंकियों की पहचान करने में कामयाब रहे हैं। मतलब एक महीने बीत गए और मोदी सरकार हमले में शामिल आतंकियों की सिर्फ पहचान कर पाई है। यह बयान मोदी सरकार के नकारापन को बताता है, जो पहले हमारे लोगों की सुरक्षा करने में नाकाम रही और अब आतंकियों को खोजने में नाकाम है। अब सवाल भी वही है, सवाल अब भी वही है। ये कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, सवाल अब भी वही है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी कहां हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या वो भारत की सीमा पार कर चुके हैं? अगर ऐसा है तो कैसे? क्या वो अब भी भारत में मौजूद हैं? अगर हैं तो कहां हैं? ये सवाल यहां कांग्रेस पार्टी पूछ रही है। वहीं मोदी ने यह भी नहीं बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार दावा कर रहे हैं कि उनके कारण सीज फायर हुआ, उसमें कितनी सच्चाई है। मोदी की चुप्पी का ही नतीजा है कि ट्रंप ने 10 मई से लेकर अब तक 8 बार यह दावा किया है कि सीज फायर उन्होंने ही करवाया है। अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, जी हां, सिरिल रामाफोसा के सामने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ नहीं बल्कि ट्रंप की तारीफ हो रही है, क्योंकि ट्रंप ने खुद यही कहा है और कहा है कि हमने ही सीज फायर करवाई। आइए जरा सुन लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप किस तरह अपने दोस्त मोदी को, जिसको ट्रंप को नरेंद्र मोदी दोस्त बताते हैं, लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए जरा। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot.
but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But we. तो यहां पर सिरिल रामाफोसा के सामने, यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने भी इन्होंने पाकिस्तान और इंडिया का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे दोनों देशों को हमने ट्रेड के दम पर सीज फायर करवा दिया। कांग्रेस ने भी इस पर सवाल किया है कि मोदी कब जवाब देंगे, कब संसद का विशेष सत्र बुलाएंगे। दुनिया को बताने के लिए तो प्रतिनिधिमंडल आप दुनिया भर में भेज रहे हैं, लेकिन देश को सही जानकारी देने के लिए संसद सत्र क्यों नहीं बुलाते हैं? क्यों सर्वदलीय बैठक में मोदी नहीं आते? इन सवालों को दरकिनार करने के लिए बीजेपी कांग्रेस पर फिर से रक्षा पर सियासत करने का इल्जाम लगा सकती है। लेकिन मोदी को अब समझना चाहिए कि कांग्रेस पर वार करना, बड़े बड़े डायलॉग बोलना, गैर बीजेपी शासित राज्यों में ईडी सीबीआई का उपयोग करना, ये सारे पैंतरे अब अपनी धार खो रहे हैं और इनसे बीजेपी को नुकसान हो रहा है। जैसे आज ही तमिलनाडु में तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन यानी टैस्मैक पर छापेमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कड़ी फटकार लगाई है। टैस्मैक जो है वो तमिलनाडु स्टेट कॉर्पोरेशन मार्केटिंग कॉर्पोरेशन है, जिस पर छापेमारी के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी आज सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि ईडी सारी सीमाएं लांघ रही है। ईडी जो है वो वो अपने लिमिट्स को लांघ रही है और संघीय ढांचे का उल्लंघन कर रही है। ईडी ने तमिलनाडु की सरकारी शराब कंपनी टैस्मैक पर मार्च में और फिर 16 मई यानी अभी से 10 दिन पहले, 10 दिन नहीं बल्कि 4 दिन पहले यानी 16 मई को छापेमारी की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार उसे मिली है। इससे न केवल ईडी की कार्रवाइयों पर एक बड़ा सवाल उठा है, बल्कि यह केंद्र और राज्यों के बीच संघीय ढांचे के सम्मान की आवश्यकता को भी बताता है, जिसे मोदी बार बार नकारते दिखते हैं। इसी तरह वक्फ संशोधन अधिनियम, आज दिन भर सुन रहे थे दोस्तों हमारे इसी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट आप। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 दिनों तक जो सुनवाई चली, उसमें भी सरकार का पक्ष अपनी मनमानी को सही साबित करने का ही दिखा। सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए तुषार मेहता ने जो कुछ बताया था आपने सुना है, मगर कुछ बातें यहां रखना जरूरी है कि आज मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल और तमाम दूसरे नेता, कपिल सिब्बल पेश हुए, उनके अलावा दूसरे वकील कहूं यहां पे, क्योंकि मामला जो था ये कोर्ट का था, तो कपिल सिब्बल के अलावा वहां राजीव धवन और अभिषेक मनु सिंह भी, ये तमाम, और हुजैफा अहमदी, इन वकीलों ने इस एक्ट पर, उस प्रावधान पर भी दलील दी जिसमें कहा गया है कि वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद की स्थिति में जांच होने तक उसका वक्फ का स्टेटस लंबित रहेगा। यानी जैसे ही विवाद आया किसी वक्फ की प्रॉपर्टी में, वक्फ पे, वैसे ही इसका स्टेटस जो है उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी वक्फ नहीं रहेगा। और यहां पर कपिल सिब्बल ने कहा कि यह प्रावधान असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, जांच की कोई समय सीमा तय नहीं है, इसमें 6 महीना या इससे अधिक भी लग सकता है, तब तक मुस्लिम समाज का उस प्रॉपर्टी से अधिकार खत्म हो जाएगा। वो संपत्ति वक्फ की है या नहीं है, इसके निर्धारण की कोई प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं है, सरकार को ही निर्धारण करना है। निर्धारित होने के बाद राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी बदलाव किया जा सकता है। निर्धारण की प्रक्रिया निर्धारित नहीं है, यह पूर्णतया मनमाना है, यह कपिल सिब्बल ने कही। और इससे पहले सुनवाई में अदालत ने कहा ही था, और खासकर सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई ने कहा था कि इस कानून में असंवैधानिक क्या है। हम इसे याचिकाकर्ता को साबित करना होगा कि इस कानून में संविधान के हिसाब से यानी असंवैधानिक क्या है, इसे आप लोगों को साबित करना होगा। और आज कपिल सिब्बल ने और उनकी पूरी टीम ने यही बताने की कोशिश भी की। अब कल अदालत अपना फैसला सुना सकती है या फैसला आगे बढ़ा सकती है, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि आज सुनवाई पूरी हो गई, अब फैसला सुरक्षित है, क्योंकि आज की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल या कल के बाद जब भी हो, यह पता चलेगा कि मोदी सरकार को इसमें जीत मिलती है या हार मिलती है। लेकिन आज तो ऐसा ही लगा कि बड़ी बड़ी बातें बोलकर भी नरेंद्र मोदी घर में हार रहे हैं।
कैसे हार रहे हैं, इन तमाम मसलों पे हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी के एक भाषण के साथ अभी अभी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है। राहुल गांधी के उस ट्वीट को हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद फिर राहुल गांधी ने क्या भाषण, उनके किस कटिंग को यहां पर रखा है वो भी देखते हैं। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। राहुल गांधी लिख रहे हैं, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। नंबर 2, ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। नंबर 3, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपका खून, नरेंद्र मोदी जी, आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। यह बात यहां राहुल गांधी कह रहे हैं और राहुल गांधी ने इसके साथ एक वीडियो भी जारी किया है नरेंद्र मोदी का। जरा उस वीडियो को भी देख लीजिए। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। तो सुन रहे थे आप, यहां पर राहुल गांधी ने इसी वीडियो के इस क्लिप को, जो भाषण उनका था उसके क्लिप को यहां पर शेयर किया है। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया, और लेकिन आपका खून कब खौलता है ये बता दीजिए, और पाकिस्तान के सामने आप पस्त क्यों हो गए। नरेंद्र मोदी जी से 3 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने, और इन तीनों सवालों के साथ अब जरा चलते हैं हमारे तमाम साथियों के बीच, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जीत कर भी हार रहे हैं नरेंद्र मोदी, क्यों हार रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे बड़ी फजीहत हो रही है, यह सब समझने की हम कोशिश करेंगे। आइए जरा हमारे तमाम साथियों को स्क्रीन पर ले आइए और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों आज का दिन, आज दिन भर आप हमारे साथ जुड़े रहे। लाइव टेलीकास्ट हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की खासकर उन गतिविधियों, और जिसमें वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 की गतिविधियों पर हम लगातार चर्चा करते रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो कोर्ट नंबर 1 है उसमें, लेकिन दूसरी तरफ यहां राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं, क्योंकि मेरे डॉक्टर साहब, दो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि मेरे रगों में जो खून है वो खून नहीं बल्कि बहता हुआ सिंदूर है, ये कह रहे हैं। पिछली बार नॉन बायोलॉजिकल थे, अब उनके रगों में सिंदूर बह रहा है। जरा वो भी समझता हूं आपके जरिए कि ये कैसे है। और इस बीच प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रेम कुमार जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये रगों में खून बहने की बात तो आज सुन रहा हूं। खून नहीं सर, सिंदूर बहने की। माफी चाहूंगा मोदी जी से माफी चाहूंगा, मोदी जी से, आपसे नहीं, मोदी जी से। बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी आपको दिल से कभी माफ नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को नहीं किया। लेकिन बहुत गंभीर विषय है राजीव जी। नरेंद्र मोदी की रगों में अगर सचमुच में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो आज एक बार फिर से साबित हो गया कि वे सचमुच में नॉन बायोलॉजिकल है। क्योंकि आज तक नहीं सुना 8 अरब लोग इस पृथ्वी पर हैं मनुष्य रूप में, बाकी जीव जंतुओं की बात नहीं करते। बाकी भी किसी की रगों में, जो भी सरीसृप हो, स्तनपाई हो, जो भी जीव जंतु कुदरत ने बनाए हैं, किसी की रगों में, नसों में सिंदूर नहीं बह रहा हो। जब से उन्होंने भाषण दिया, आज पूरे दिन से लोगों ने उसका जो केमिस्ट्री में फॉर्मूला सिंदूर का होता है वो बता दिया है कि क्या क्या है उसमें, लेड ऑक्साइड है और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं। और अगर वो सिंदूर कोई चाट ले तो क्या क्या उसके दुष्प्रभाव होते हैं, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, जहरीला है, एक तरह से मौत भी हो सकती है। तो सिंदूर कोई रगों में दौड़ते फिरने की चीज नहीं है। लेकिन एक बात तय नहीं हो पा रही कि नरेंद्र मोदी जी की रगों में सिंदूर, गर्म सिंदूर बह रहा है या व्यापार बह रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने खुद आज से कुछ साल पहले टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरी रगों में व्यवसाय है, कारोबार बहता है, मेरे खून में व्यवसाय है, ये कहा। अब वे कह रहे हैं खून ही नहीं है उसकी जगह तो गर्म सिंदूर बह रहा है। लेकिन असल में इसके राजनीतिक नेतार्थ की तरफ जाने की ज्यादा जरूरत है।
राजनीतिक नेतार्थ ये कहता है कि उनका खून, जो भले गर्म सिंदूर इस वक्त मंच से दिखाई दे रहा है, वो चीन के सामने बर्फ की तरह जम जाता है। वो अमेरिका के सामने, अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने एकदम ठंडा होकर, जैसे फ्रीजर में आप कोई चीज रखें तुरंत ठंडी हो जाती है, वैसे नरेंद्र मोदी जी का खून चीन और अमेरिका के सामने एकदम ठंडा रहता है। उसमें उबाल नहीं आता, वो खौलता नहीं है, वो सिंदूर में नहीं बदलता। अब दरअसल में सिंदूर में इसलिए बदल रहा है कि उसके प्रतीक के जरिए देश को ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि जिन 26 लोगों की हत्या हुई थी और उनकी हत्या के कारण जिन 26 लोगों की मांग का सिंदूर उजड़ा था, उसे नरेंद्र मोदी जी ने उसका बदला ले लिया। अब चूंकि उन्होंने बदला ले लिया है, तो अब आपका दायित्व है इसके प्रतिसाद में उन्हें वोट दे दें कम से कम जी। लेकिन इससे पहले इस देश के इतिहास में इतने युद्ध हुए हैं, हम में से किसी को एक भी प्रधानमंत्री का ऐसा भाषण याद नहीं है, जबकि वे सब फैसला कुन जीत में शामिल रही है। आज की ये लड़ाई सिर्फ 4 दिन चली लड़ाई कितनी बड़ी जीत है, क्या क्या उपलब्धियां हैं, वो तो अभी मीमांसा उसकी होना बाकी है। लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उनकी रगों में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो आपको समझना होगा, हमको, आपको, सबको, कि दरअसल में वे वोट मांगने के लिए अब मैदान में आ गए। संयोग ऐसा है कि अभी तो बिहार में चुनाव है, हम सब जानते हैं, वहां छठ पूजा होती है और अन्य अवसरों पर महिलाएं वहां बहुत लंबा सिंदूर भरती हैं मांग कर। अभी बंगाल में दुर्गा पूजा होगी, तो वहां भी सिंदूर का बहुत महत्व है राजीव जी, लेकिन वहां इसका नकारात्मक प्रभाव जाएगा। वहां सिंदूर को बहुत पवित्र रूप से देखा जाता है, और इस रूप में अगर कोई कहेगा तो मुझे नहीं लगता बंगाली भद्र लोग इसे स्वीकार करेगा, तो जरूरी नहीं है कि बिहार के लोग भी स्वीकार करें। अब हम उस सवाल पर लौटते हैं कि जो कुछ वे कह रहे हैं उसका आधार क्या है। क्या सचमुच में हमने कोई इतनी बड़ी जीत हासिल की है? क्या सीज फायर हमने अपनी मर्जी से किया है? क्या अमेरिका के दखल के बिना यह सीज फायर हो गया था? क्या वे आतंकवादी पकड़े गए, मारे गए, जिन लोगों ने 26 बेकसूर लोगों की हत्या की? अभी डेनमार्क में शायद हमारे विदेश मंत्री से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि क्या वे पकड़े गए या मारे गए, उनका क्या हुआ? विदेश मंत्री ने कहा कि हमने उनकी शिनाख्त कर ली है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। क्या इतने मात्र के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपनी नसों में खून की जगह गर्म सिंदूर बहाया? राहुल गांधी के सवाल भी मौजू हैं राजीव जी, इन सवालों के जवाब तो मिलना चाहिए, और ये सवाल पूछना कोई देशद्रोह नहीं है। राहुल गांधी बाद में पूछ रहे हैं, तमाम सारे निष्पक्ष प्रेक्षक तो पहले दिन से, तीसरे दिन से पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी तो सदाशयता में बहुत दिनों तक सवाल नहीं पूछ रहे थे, लेकिन अब वे लगातार सवाल पूछने पर आ गए। तो मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी अब इस ऑपरेशन सिंदूर को राजनीतिक मैदान में भुनाना चाहते हैं। उनकी तस्वीरें जिस तरह की लगी हैं, पूरी ऑल ओवर कॉम्बैट यूनिफॉर्म में आप हैं, हेलमेट लेकर दबाकर चले आ रहे हैं, मानो कॉकपिट से आप ही उतरे हैं राफेल से। इससे पहले किसी प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीरें हमने नहीं देखी। तो अब जो भी कुछ हो रहा है, अब नरेंद्र मोदी जी इस ऑपरेशन के जरिए जो कुछ कर रहे हैं, वो सीधे सीधे चुनावी गणित के लिए मीजान बिठा रहे हैं कि कैसे सिंदूर के बहाने से वोट कबाड़े जाएं। और अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेंगे जब वे पहली बार के वोटरों से ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वोट मांगने लगे। इससे पहले मांग चुके हैं। ऑपरेशन बाला नाम पर उड़ीसा की सभा में उन्होंने कहा था कि क्या आपका पहला वोट पहली बार के वोटर्स का शहीदों के नाम पर नहीं होना चाहिए, शहीदों के नाम पर यानी बीजेपी के नाम पर होना चाहिए जी। तो अभी देखते जाइए राजीव आगे क्या क्या होता है। बिल्कुल देखते जाएं आगे आगे होता है क्या।
बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेम कुमार जी, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का भाषण ललकार रहे हैं बीकानेर जाके, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले यह सवाल भी पूछा जाएगा क्योंकि आज 22 तारीख है। 22 तारीख पिछले महीने की आज की तारीख, जब यह खबर मिली कि दिन में 1:30 बजे और लगभग 1.5 घंटे तक चुन चुन कर पूछकर, धर्म पूछकर आप गोलियां चला रहे थे, वहां पर कोई नहीं था। 4 कहां गए? वो 4 आतंकी शिनाख्त अगर कर लिए थे तो वो पकड़े क्यों नहीं गए? और उसके बाद जो घटनाक्रम है उस पर हम लोगों ने काफी चर्चा की है। लेकिन उसके बाद अब खून नहीं, लहू नहीं, बल्कि मेरी रगों में गर्म सिंदूर है, यह कह के आप क्या कहना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना की शान, आन बान शान, हमारी सेना जो है वो बहुत अच्छी बात, लेकिन सियासत उस सिंदूर के साथ आप करके, जैसा कह रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी कि बिहार में चुनाव है और वहां बिहार में महिलाएं खासकर पूजा पाठ और शादी ब्याह में ऐसे जो पावन मौके होते हैं उस पे नाक से लेकर पूरे सिर के मिड ऑफ हेड तक सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर का वहां पर, और उसके बाद अगर बंगाल जाइए तो वहां तो सिंदूर खेला होता है, और खासकर दशहरे के समय, दुर्गा पूजा के समय। तो सिंदूर की एक अपनी हमारे देश में और खासकर हिंदू धर्म में यह मान्यता है, आपने देखा है। लेकिन क्या यह रगों में सिंदूर बहाकर नरेंद्र मोदी कहां तक पहुंचना चाहते हैं, यह जरा समझाइए प्रेम कुमार जी। जी जी, शुक्रिया राजीव जी। नरेंद्र मोदी जी के भाषण ने सबको चौंकाया है। उन्होंने अपने भाषण में जो बातें कही हैं, वास्तव में अब तक जो कही जाती रही हैं उसके ठीक उलट है। ये जो है, इस वीर रस में आप देखिए कि क्या है, जब हम बताएंगे तो वो क्लियर होगा। भाषण में वो 3 सूत्र की बात करते हैं, और इन 3 सूत्रों से पहले ये समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद था, जिसने हमारा सुहाग उजाड़ा है उसको हम सुहाग उजाड़ने के लायक नहीं छोड़ेंगे, यही था जी। और आज अब ऑपरेशन, जब 3 सूत्र नरेंद्र मोदी के देखते हैं तो पहले सूत्र में कहा है उन्होंने कि भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेंगी, तरीका भी हमारी सेना तय करेगी और शर्तें भी हमारी होंगी। ये पहला सूत्र है जी। तो भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, इस बात का खंडन करता है। ऑपरेशन सिंदूर अगर जारी है तो क्या हम एक और आतंकी हमले का इंतजार कर रहे हैं? तब हम जवाब देंगे। ये जो सूत्र 1 है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है को कंट्राडिक्ट करता है। और यहां यह भी बताने की जरूरत है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और जब तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है कोई सवाल मत पूछिए, कोई सवाल मत पूछिए। वो पूछेंगे, वो नेता प्रतिपक्ष की फोटो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष के साथ मर्ज करके दिखाएंगे, बोलेंगे कि यहाँ का नेता प्रतिपक्ष पाकिस्तान से मिला हुआ है। ये सवाल उनको पूछने का, ये बातें बताने का हक है जब तक ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, लेकिन अपोजिशन इनसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये बातें समझ में आ रही है। दूसरा सूत्र है कि एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। ये दूसरा सूत्र क्या कोई नया फॉर्मूला है? बम की गीदड़ भभकियों से पहले डरा करता था क्या भारत? कि आज भारत डरने वाला नहीं है? और दूसरी बात है, डरने वाला नहीं है तो सीज फायर क्यों हुआ? ये एटम बम से भी बड़ा कोई एटम बम आ गया क्या? वो डोनाल्ड ट्रंप का बम एटम बम से भी बड़ा है कि उसकी धमकी से आप डर रहे हो? ट्रेड का बम क्या एटम बम से भी बड़ा है कि उसकी धमकी से डर रहे हैं? सवाल यह है कि जब कहते हैं कि पाकिस्तान ने को हमने घुटने टेकवा दिए, पाकिस्तान ने घुटने टेके, तो घुटने टेके तो कुछ तो कबूला होगा, कुछ तो पाकिस्तान ने कहा होगा आइंदा हम कोई हमला नहीं करेंगे, भाई हमको बख्श दो, हमसे समझौता कर लो। ना लिखित समझौता ना मौखिक समझौता। जब कोई समझौता ही नहीं दिख रहा है तो हम कह रहे हैं पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दिए तो ऑपरेशन सिंदूर जारी कैसे है, क्यों है? दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तीसरी बात ये कह रहे हैं हम के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे जी। यह भी सरासर झूठ है,
क्योंकि आतंक के आकाओं और उसके सरपरस्त पाकिस्तान को आपने अलग अलग देखा, तभी विदेश मंत्री ने उनको फोन किया, तभी विदेश मंत्री ने उनको बताया कि आप चाहें तो हमारे साथ आ जाइए, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान पर भरोसा किया। आप पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे हैं, आतंक के आकाओं पर भरोसा कर रहे हैं, आतंक के सरपरस्तों पर भरोसा करें। तो ये सरासर 3 सूत्र जो है झूठ की कहानी बता रहा है, ये सूत्र जो उन्होंने कहा है। और हर आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा। तो आतंकी हमले की कीमत पाकिस्तान चुकाएगा? आप तो पाकिस्तान पर भरोसा में ले रहे हैं, पाकिस्तान को कहां आप कीमत चुकाने बोल रहे हैं? तो ये भी परस्पर विरोधी बातें हैं। इसके बाद नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर में जो बातें कह रहे हैं, सिंदूर को वो भुनाना चाहते हैं। भारतीय महिलाओं की जो के मस्तक पर जो सिंदूर होता है उसको वो भुलाना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, लाइन कट गया, बिजली कट गई। जी, कोई बात नहीं प्रेम कुमार जी, आप मैं समझ रहा हूं, हिंदुस्तान में हम सब हैं, लाइट चली गई है और कोई बात नहीं, दोबारा आपके पास आता हूं। और बहुत पॉइंट वाइज जो आप बात रख रहे थे, और खासकर नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया है, उस भाषण के क्या मायने हैं ये भी समझने की जरूरत है। राहुल गांधी ने भी इसलिए सवाल पूछ दिए। राहुल गांधी के इस ट्वीट को एक बार फिर ले आइए। हमारे साथ जुड़ गए प्रोफेसर रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। हमारे साथ और भी साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास आता हूं। इस ट्वीट के साथ पूछ रहे हैं राहुल गांधी, मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए। सिर्फ इतना बताइए, छोड़िए भाषण किनारे रखिए, और इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है मोदी जी। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। ये जो 3 सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों कर लिया, क्यों किया? ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी? और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने क्यों गर्म होता है? ये जो 3 सवाल है, शायद ये परेशान करेंगे नरेंद्र मोदी को। आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, अच्छा, प्रेम कुमार जी आगे। प्रेम कुमार जी थोड़ी देर रुकिए, मैं जरा प्रकाश जी से इस सवाल का जवाब लेता हूं। प्रकाश जी, जरा ये बताइए कि जो 3 सवाल पूछे गए हैं, क्या ये परेशान करने वाले सवाल हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए? क्योंकि आज का भाषण और जिस भाषण की व्याख्या कर रहे थे, थोड़ा उसके मायने समझा रहे थे प्रेम कुमार जी, और उन चीज़ों को लेके आइए। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इसकी सियासत खूब होगी, इसीलिए इसकी चीरफाड़ करना, ऑपरेशन करना ज़रूरी है आज की तारीख में हम लोगों को इस प्रोग्राम के जरिए। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अनम्यूट कर लीजिए प्रकाश जी प्लीज। जब भी कहीं भाषण की बात होती है तो नरेंद्र मोदी सूत्र जरूर पेश करते हैं, कहीं 10 सूत्र, कहीं 5 सूत्र, कहीं 3 सूत्र। जो सूत्र उन्होंने आज दिए वो भी वैसे ही हैं। और ये प्रधानमंत्री का भाषण या सलीम जावेद की किसी फिल्म का डायलॉग है कि मेरी रगों में बहता है उबलता हुआ सिंदूर। बड़ी मतलब हल्के तरीके से कही गई है। सिंदूर का भी अपमान है, मुझे लगता है ऐसी बात कहना सिंदूर का भी अपमान है। और जो बातें उन्होंने कही, जब भी हमला करेंगे करारा जवाब मिलेगा, तो जवाब दीजिए, क्यों नहीं दिया जवाब? अब मोदी जी ने कहा था सेना तय करेगी, तरीका हमारी सेना तय करेगी, शर्तें हमारी होगी। तो ट्रंप साहब की क्या शर्त आ गई थी साहब, ये तो बताइए। और हमारी सेनाओं ने क्या तय किया था, बताइए। क्या करारा जवाब दिया आपने, बताइए। मोदी जी कहते हैं कि 22 मिनट में हमने हमले का जवाब दिया, 9 आतंकी ठिकाने नष्ट कर दिए। तो भाई उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या बात कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि आप डर गए और आपने कोई बात नहीं की, देश को जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आप तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हैं देश भर में, रेल के टिकटों पे अपना फोटो छपवा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर। तो मुझे लगता है थोड़ी अपमानजनक बात लग सकती है कई कुछ साथियों को। मुझे लगता है कि हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री जी आम सभा में जाएं तो बिहारी महिलाओं की तरह सिंदूर लगा के जाएं कि देखिए मेरी रगों में भी खून बहता और मेरी रगों में बहता खून मेरे माथे पर आ गया। तो ये सारी डायलॉग बाजी प्रधानमंत्री चुना है, डायलॉग बाजी के लिए नहीं चुना।
देश ने प्रधानमंत्री चुना है काम करने के लिए, तो काम करिए। और हमेशा बोलते कि हम एटम बम की कीड़ड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। जब दोनों देशों के पास एटम बम है, दोनों के बमों की एक निश्चित क्षमा करें, एक निश्चित व्यवस्था होती है। हमें बताना होता है कि हमारे पास क्या बम है, उनको बताना होता है क्या बम है, क्या हथियार है, और ये वार्षिक कार्यक्रम होता है। कोई धमकी कोई किसी को नहीं दे सकता, ना भारत दे सकता है, ना पाकिस्तान दे सकता है। और किसी देश में इतनी हिम्मत नहीं कि हमें एटम बम की धमकी दे, परमाणु बमों की धमकी दे। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें केवल चुनावी भाषणों की तरह है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, केवल चुनावी भाषण देते हैं। वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में भाषण दें, बीजेपी के नेता के रूप में भाषण देना बंद करें। और एक बात और वे कहते हैं कि हम आतंक के आकाओं और आतंक की सरपरस्त सरकार को अलग अलग नहीं देखेंगे। तो मत देखिए ना भाई, कौन कह रहा है कि अलग अलग देखिए? कौन बढ़ा रहा है आतंक को? नेस्तनाबूद कर दीजिए जो आतंक की सरकार चला रहा है। जो आतंक की सरपरस्त सरकार है, किसी ने रोका है? पूरा देश आपके साथ है। पूरे देश ने आके कहा कि मोदी जी हम आपके साथ हैं, हम सेना के साथ हैं, हम देश के साथ हैं। हम इस वक्त हम कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहते। पूरे देश ने एक मत कहा तब भी। और आप जब सभाएं बुलाते, विपक्ष को विश्वास में लेने की कोशिश ही नहीं करते। आप पूरी दुनिया को कूटनीतिक तौर पर कैसे अपने साथ लाएंगे जब आप इस देश के विपक्ष को अपने साथ नहीं ले सकते? आप दुनिया में कैसे अपनी कूटनीति चलाएंगे जब आप इस देश के विपक्ष को अपने साथ लेकर चलने में अक्षम है? देश का विपक्ष आपके साथ नहीं, और आप कह रहे हैं कि पूरे देश, पूरी दुनिया हमारे साथ है, पूरी दुनिया हमारा समर्थन कर रही। तो कौन समर्थन कर रहा है? ये बात अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी को समझ में नहीं आ रही, और वे चुनावी भाषण ही दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसके पीछे उनका मंतव्य कुछ और होगा। वो उसका गंभीर मंतव्य भी हो सकते हैं। क्या मंतव्य होंगे ये तो हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भारत के प्रधानमंत्री जी अगर कोई बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि उसे हल्के से नहीं लेना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि प्रधानमंत्री जी भी तो अपनी बात को हल्के से न लें। वे भी तो ये सोचे कि वे बात जो कहने जा रहे हैं उसका आशय इस देश की जनता कैसे लेगी, उस बात को दुनिया किस तरह देखेगी, उस बात को हमारा पड़ोसी कैसे देखेगा, और हमारे पड़ोसी जो मिलजुल कर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं उनसे हम कैसे निपटेंगे? जिन्हें हम अपने पड़ोसियों का अपने सामने तत्कालीन दुश्मन कह सकते हैं, हमने जिनसे लड़ाइयां लड़ी, वो युद्ध तो नहीं लड़ा, हमने लड़ाइयां लड़ी। तो हमारी जो लड़ाई थी, उस लड़ाई को हमने रोक दिया, तो इसके पीछे क्या कारण थे? ये सारे सवाल हैं, लोग पूछ रहे हैं। और मुझे लगता है कार्टूनिस्टों के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया मौके, बढ़िया बढ़िया डायलॉग हमारे मोदी जी देते हैं। आर के लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट, शंकर जैसे कार्टूनिस्ट तो अब है नहीं, और अब अखबार मालिक डरते हैं कार्टून छापने में भी। लेकिन सोशल मीडिया पर हमें नए नए कार्टून, नए नए मीम्स देखने को मिलेंगे। मुझे लगता है ये वक्त भाषणबाजी का बिल्कुल नहीं है, ये वक्त एक्ट करने का है। प्रधानमंत्री जी को एक्ट करना चाहिए। भाषण और डायलॉग बोलने के लिए बहुत लंबी उम्र है, वे 100 साल जिए, भाषण दे, किसी को कोई आपत्ति नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे आप उठा रहे हैं। और हमारी एक दर्शक हैं नूतन पाठक जी, वो लिख रही हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी के रगों में सिंदूर बह रहा है तो क्या कहते हैं सारी महिलाएं उनको अपने सिर पे बैठा रखें? अगर रगों में सिंदूर है तो सिंदूर के रूप में सिर पे बैठाएं क्या? लेकिन देखिए, खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नरेंद्र मोदी जी ये बात कह रहे हैं, ये डायलॉग कह रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी कुछ स्ट्रेटेजी यहां तैयार कर रहे हैं आने वाले चुनाव में सिंदूर को खेलने के लिए, सिंदूर खेला होवे ये करने के लिए। लेकिन प्रेम कुमार जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आता हूं प्रोफेसर रविकांत जी के पास, और उनसे भी समझेंगे कि राहुल गांधी ने जो सवाल यहां उठाए हैं उन सवालों का जवाब क्या नरेंद्र मोदी से मिल पाएगा, ये सवाल पूछेंगे हम प्रोफेसर रविकांत जी से। लेकिन आप अपनी बात पूरी कीजिए प्रेम कुमार जी। जी राजीव जी, देखिए आज 1 महीना हो चुका पहलगाम हमले का, तो इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी को एक पुख्ता जवाब लेकर के आना चाहिए था कि हमने उन आतंकियों के जिन्होंने हमारी महिलाओं के सिंदूर उजाड़े, उनका हमने ये हश्र किया। लेकिन वो आतंकी आज भी पकड़ में नहीं हैं। उस बारे में हम सब ने जिक्र किया कि विदेश मंत्री कह रहे हैं चिन्हित कर लिए गए हैं, पकड़े नहीं गए हैं।
तो यही सफलता है क्या 1 महीने बाद की? और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इस दौरान जो पाकिस्तान की तरफ से इतने ड्रोन्स, इतने मिसाइल्स हमारी तरफ आए, और इस तरह से पाकिस्तान ने कभी हम पर अटैक नहीं किया था, इतिहास नहीं है। हमने तो हर बार अटैक किया, पाकिस्तान को हर बार घुटने टिकवाए, लेकिन पाकिस्तान ने इतना तब भी खास करके क्वेश्चनेबल वो है जबकि सीज फायर की जंजीरें हमारे सैनिकों के पैरों में, हाथों में बांध दी गई, और उसके बाद भी 2 दिन तक पाकिस्तान हम पर ड्रोन और मिसाइलें छोड़ता रहा और हम चुपचाप बैठे थे। उन 2 दिनों का जवाब कौन देगा? क्यों चुप बैठे थे? कहां था ऑपरेशन सिंदूर? क्यों रोका गया? भाई सैनिकों कहते हैं, सैनिक अपना समय तय करेंगे, अपनी शर्तें तय करेंगे, अपने हिसाब से जवाब देंगे। क्या पाकिस्तान का डीजीएमओ तय कर रहा है कि हमारे सैनिक कब लड़े, कब सीज फायर करें? अभी तो बातचीत से ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया और भरोसा मिल गया कि आगे से सब कुछ ठीक रहेगा, वो हमले नहीं करेंगे, और खत्म हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। और ये कहते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला था, तो फिर आतंक के सरपरस्तों पर हमला आज क्यों बता रहे हो? फिर पाकिस्तान पर हमला, पाकिस्तान को आतंकवाद से जोड़ करके जो बोला जा रहा था वो झूठ था क्या, या बोला जा रहा है वो झूठ है क्या? हम तो यही मानते हैं कि आतंकी हमला पाकिस्तान की ओर से, पाकिस्तान की सरपरस्ती में हुआ है, और यही हम दुनिया को बताएंगे, कि हम दुनिया को यह बताएंगे कि आतंक का सरपरस्त पाकिस्तान जो है वो उसने हमको भरोसा दिया, इसलिए हमने सीज फायर कर लिया। तो सीज फायर कर लिया तो घर में बैठो, फिर दुनिया को क्या बताने जा रहे हो? दुनिया को तो हम ये बताने जा रहे हैं कि हम आतंक के पीड़ित हैं, हम पर आतंकी हमले हो रहे हैं। आप लोग चुप क्यों हैं? आप लोग बोलते क्यों नहीं? जब पाकिस्तान में हम आतंकी ठिकानों पर हमला करते हैं तो आप हमारा समर्थन क्यों नहीं करते? करना चाहिए, क्योंकि ये देखिए हम आतंक के पीड़ित हैं और पाकिस्तान का ये रवैया रहा है। पाकिस्तान को आईएमएफ से लोन नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन लोन नहीं दिया जाना चाहिए किस मुंह से कहेंगे हम तो खुद आईएमएफ को लोन देने के समय वोटिंग से आउट हो गए, हमने विरोध ही नहीं किया। जब हमारी सरकार जब आईएमएफ से पाकिस्तान को लोन देने का विरोध ही नहीं करती, तो दुनिया को किस मुंह से कहेगी कि आईएमएफ से लोन नहीं देना चाहिए? क्या ये हरकत भी डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में हुआ? निश्चित रूप से हुआ, क्योंकि आईएमएफ लोन दे ही नहीं सकता डोनाल्ड ट्रंप की मर्जी से, अमेरिका की मर्जी के बगैर। तो ये जो स्थिति है, राहुल गांधी ने 3 सवालों में नरेंद्र मोदी जी के भाषण को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। यहां भी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई समझ लीजिए, यहां भी यही है, ये झूठ और सच की लड़ाई है। देखिए राहुल गांधी ने पहली बात जो उन्होंने कही है कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया? इसका जवाब, यही जवाब तो हम लोग इतने दिनों से मांग रहे हैं। पाकिस्तान इतना भरोसेमंद कैसे हो गया? भाई बालाकोट के समय में तो नहीं था भरोसेमंद कि हमने पूछ के उन पर अटैक किया हो। भाई सर्जिकल स्ट्राइक के समय में तो नहीं था भरोसेमंद कि हमने उस पर पूछकर स्ट्राइक किया हो। हाँ, पठानकोट हमले के समय में जरूर था, जब हमारी संप्रभुता गिरवी रखी गई थी, जब पाकिस्तान की आईएसआई को हिंदुस्तान बुलाया गया था और यहाँ जांच करने दी गई थी। ये आज के भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं ना, संप्रभुता को हम बचाएंगे, आपने संप्रभुता को गिरवी रख दी। मोदी जी कहते हैं कि नीति रीति सब बदल गया है। कुछ नहीं बदला है, मैं बताता हूं। भाई अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय की नीति थी, आतंकवाद और संवाद साथ साथ नहीं चल सकते जी। भाई उस चीज को किसने तोड़ा? उस चीज को मोदी जी ने तोड़ा। चले गए नवाज शरीफ जी के घर पे, वहां भोजन करने लगे, भोज करने लगे, लौट के आए हैं तो पठानकोट हो। ये सारी चीजें हुई हैं। आतंकवाद और संवाद आज भी कह रहे हैं कि हम नहीं करेंगे, टेरर और टॉक नहीं होगा। अब फिर भी कहते हैं कि हम करेंगे अगर पीओके पर बात हो। तो फिर आतंकवाद के रहते हुए पीओके पर बात होगी क्या? हो सकती है क्या? बेवकूफ बना रहे हैं क्या? आतंकवाद और संवाद अगर साथ नहीं हो सकते तो पीओके के बहाना लेकर के भी बात नहीं होनी चाहिए। बात हो ही नहीं सकती। अगर आतंकवाद को सब वो मदद कर रहा है तो पीओके हमको कैसे देगा? तो इसका मतलब बात बेकार है। तो या इसका मतलब ये जो बात कही जा रही, बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी, ये भी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। बात पाकिस्तान से क्यों होगी?
आतंक और संवाद साथ साथ नहीं चल सकते। अगर इस नीति पर आप कायम नहीं है, इसका मतलब ये नीति आप बदल रहे हैं, और ये नीति बदलना भारत के स्टैंड के खिलाफ है, अब तक के स्टैंड के खिलाफ है। तो आज जो जो भाषण नरेंद्र मोदी जी ने दिए हैं, भारत का रुख रखा, हमारे फॉरेन डेलीगेशन का जो संवाद करने की ताकत है वो कमजोर हो गई है। वो अब कैसे बोलेंगे कि हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया, चुके आतंकी लोगों को सरपरस्ती दी, हम वो तो उनसे तो पूछा जाएगा, आप तो पाकिस्तान पर भरोसा कर रहे थे। ये सारे सवाल जो हमारे डेलीगेशन के सामने आएंगे। हमारा डेलीगेशन आज नरेंद्र मोदी जी के भाषण के बाद कमजोर हो गया है, राजीव जी, कमजोर हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, डेलीगेशन जो जा रहा है अभी, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ रखी है कि जो डेलीगेशन ऑलरेडी जो चला गया, जो जाने वाला है, और इस भाषण के बाद वो आखिर वहाँ दुनिया को क्या कहेगा ये भी समझना जरूरी है। 59 लोगों यानी 59 लोगों की टीम 7 भागों में बट के दुनिया के 33 देशों में वो टीम गई है, और जिसमें से आधी जा चुकी है, आधी जाने वाली है, और दुनिया भर में ये बताने के लिए कि देखो पाकिस्तान को अलग थलग कैसे किया जाए, और क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद का पनाह बना हुआ है और इसीलिए हम जो हैं शांति वाले, शांति प्रिय देश हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप कहेंगे, जब आंख दिखाने की बात करेंगे, आप जब यहाँ गर्म खून में गर्म सिंदूर की बात करेंगे, तो फिर शांति का दूत बन के आप दुनिया में कैसे जाएंगे? ये सवाल तो उठता है प्रोफेसर रविकांत जी। और इन सब के बीच जो 3 सवाल पूछे हैं राहुल गांधी ने, जरा उस तीनों सवाल एक बार फिर ले आइए, प्रोफेसर रविकांत जी को जरा दिखा दूं और उस पर चर्चा जरूरी है। पहले मैं कह चुका हूं, पूछ चुका हूं, जिसमें सिर्फ इतना बताइए, खोखले भाषण मत दीजिए मोदी जी, सिर्फ इतना बताइए कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। यह पहला इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों की। ट्रंप के सामने, डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप झुक क्यों गए, और आपका खून सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों गर्म होता है? जब कैमरे सामने रहते हैं तभी आपका खून गर्म क्यों होता है? ये जो 3 सवाल है, क्या ये तीनों सवाल नरेंद्र मोदी के लिए परेशानी का सबब बनने वाले हैं? क्योंकि ये तीनों सवाल ऐसे हैं जिसकी चर्चा लगातार होती है। जरा प्रोफेसर रविकांत जी, आपकी टिप्पणी। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मेरी रगों में खून नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं गरम सिंदूर कैसे बह रहा है? अरे भाई, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री है, वो गरम सिंदूर भी बह सकता है, वो उसमें मुझे तो कई बार लगता है कि गरम शीशा भी बह सकता है, वही वाला मनुस्मृति वाला। और कितने शूद्रों, दलितों, पिछड़ों के, महिलाओं के वो कान में डाला जा सकता है। ये वही गरम वाला है कि जहां आप कोई वेद पाठ नहीं सुन सकते, असल में ये वो है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 11 साल से इस देश को बहुत अच्छा भाषण और 5 किलो राशन दोनों मिल रहा है। अब आपकी मर्जी कि आप किसको पसंद करें, तीसरा ऑप्शन है नहीं। जिनके हाथों में, जिन नौजवानों के हाथों में असली डिग्रियां हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिलने वाली। जिन किसानों की मेहनत और उनका पता नहीं, उनका असली खून है, खून और पसीना जो बहाते हैं, उनको अपनी फसल का सही दाम नहीं मिलने वाला। आप भाषण से काम चलाएं या राशन से काम चलाएं। ये जो इस देश में माहौल बनाया गया, अच्छा मोदी जी पूरा भुनाते हैं और ये विशुद्ध रूप से चुनावी भाषण है। मोदी जी को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कुर्सी चाहिए। मोदी जी को ना पाकिस्तान से कोई लेना देना है, ना भारत से कोई लेना देना है, ना भारत के लोगों से कोई लेना देना है। मोदी जी को विशुद्ध रूप से कुर्सी से लेना देना है, उससे नहीं हटना चाहते। लेकिन मुश्किल उनकी ये है कि एक नौजवान उनकी कुर्सी हिलाने में लगा हुआ है, उससे बेचारे परेशान है। जो आपने कहा ना, 3 सवाल राहुल गांधी ने पूछे, और राहुल गांधी 3 तो अभी एक कास्ट सेंसस पे क्या हाल हुआ, उस समय ये गरम सिंदूर बह रहा था कि नहीं बह रहा था, कि वो खून पानी हो गया था।
जब आप राहुल गांधी की बात मान करके बोले साहब हम कास्ट सेंसस कराएंगे, उस समय आपका खून क्या बन गया था मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके लिए तो राहुल गांधी क्या है, वो बाहर कम लड़ते हैं। 4 दिन के ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर तैयार हो गए, वो भी आदेश दिया ट्रंप ने। लेकिन असली लड़ाई मोदी जी घर के भीतर लड़ते। राहुल गांधी से लड़ेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे, किसानों से लड़ेंगे, दलितों से लड़ेंगे, पिछड़ों से लड़ेंगे। जिन महिलाओं की वो बात करते हैं, ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मैंने शुरू में ही कह दिया था कि सारा कुछ प्री प्लान्ड था। ऑपरेशन का नाम, मंगलवार का दिन था, हिंदुत्व का भी तड़का है, महिलाओं से जोड़ करके फिर 2 हमारी बहुत जाबाज अफसरों को उतारा गया और उस पर दिखाया गया कि देखिए साहब सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह। लेकिन असल में वो वोटों की फसल काटने के लिए सारा खेल चल रहा, सारी तैयारी वो चल रही। मोदी जी बुआई कर रहे थे, गुड़ाई कर रहे थे, पानी दे रहे थे, और अब वो अपना खून, वो सिंदूर, ये सब दे रहे हैं। उन्हें फसल केवल चुनाव की काटनी। लेकिन मैंने कहा ना कि वो कुर्सी हिलाने पर लगे हुए हैं राहुल गांधी। अब वो कभी फेविकॉल से चिपकाएंगे, काहे चिपकाएंगे। लोग हैं कि अब ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आपने 3 दिन में पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, और जवाब तो ये बार बार पूछा जा रहा है सवाल कि सीज फायर आपने क्यों किया। राहुल गांधी ने भी वही पूछ लिया कि पाकिस्तान के सामने आप कैसे झुक गए, सीज फायर के लिए आप क्यों तैयार हो गए। इसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे मोदी जी? हालांकि वो कभी जवाब देते नहीं है, वो सिर्फ भाषण देते हैं। 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ये है खून, ये असली खून। गरम जो सिंदूर बह रहा है, वो सिंदूर आपका पत्रकारों के सामने नहीं बहता, केवल भाषण में बहता है। वो सारे संघी कहां चले गए? उनको तो कूद जाना चाहिए था पाकिस्तान, बॉर्डर क्रॉस करके। अब तक तो पाकिस्तान को ठिकाने लगा देना चाहिए था। इस शब्द के जरिए सबसे ज्यादा अपमान जो हो रहा है वो महिलाओं का हो रहा है, और इसलिए भी हो रहा है कि आपने जिसकी मांग में सिंदूर डाला था उसका तो आप सम्मान कर नहीं सके। वैधानिक रूप से आप तलाक दे देते, ये सवाल भी पूछा जाएगा। उसका सिंदूर सिंदूर नहीं है क्या? उस महिला का भी तो सिंदूर है, उसका भी तो सम्मान है, उसका भी तो सुहाग है। और जिनके पति शहीद हो गए आतंकवादी हमले में, उनकी मांग जो उजड़ी है, और वो नरवाल बेटी, उसका बार बार याद आता है। वो केवल इसलिए आप उसको गाली देंगे क्योंकि जेएनयू से पढ़ी है और उसने ये कह दिया है कि कश्मीरी और मुसलमानों से नफरत नहीं करें, न्याय हमको चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि मोदी जी घर के भीतर लड़ते हैं। मोदी जी की हिम्मत है क्या ट्रंप से कह दें कि हम सीज फायर नहीं करेंगे, जाओ तुमको जो करना है जो कर लो, जो इंदिरा गांधी ने कहा था राष्ट्रपति निक्सन से? हिम्मत है क्या? कह दें ट्रंप के सामने ये जो खून है, अब वो सिंदूर है, वो सिंदूर वो उस समय काहे नहीं बहता है? उस समय वो क्यों पानी बन जाता है? उस समय भी तो बहना चाहिए। केवल कैमरे के सामने राहुल गांधी ने जो ये एक्सपोज किया है कि मोदी जी कैमरे के सामने ही क्यों, भाषण दे रहे होंगे तभी क्यों। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जाती है। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए मोदी जी का जो भाषण लिखने वाला है उसको अवार्ड देना चाहिए, और एक्टिंग के लिए मोदी जी को। इसमें कोई कमी नहीं। वो क्या डायलॉग है और क्या डिलीवरी है, अद्भुत जी। उसमें महिलाओं का अपमान होता हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैंने कहा कि मोदी जी को कोई चिंता ही नहीं, मोदी जी को चिंता सिर्फ कुर्सी की है। लेकिन सवाल वही है कि राहुल गांधी छोड़ने वाले नहीं है। अगर वो सोचते थे कि नहीं, माहौल तो पूरा बन गया है,
जैसे मदारी होता है ना, पहले वो डमरू बजाता है, जो माहौल पूरा जमाता है, भीड़ जमाता है, और भीड़ के बाद फिर वो खेल दिखाता है और लोगों की जेब काटता है, पैसा निकलवाता है। मैं बचपन में था तो एक खेल वाले ने कहा कि जिसके पॉकेट में पैसा हो वो नहीं देगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो डर के मारे मैं भी बैठा हुआ था, 1 रुपया डाल करके कि नहीं दूंगा तो पाप लगेगा और पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमारे देश की जो जनता है उसकी मोदी जी रोज जेब काट रहे हैं डरा डरा करके कि वो आतंकवादी आएंगे, खा जाएंगे। 2 कौड़ी के आतंकवादी, और क्या हैसियत है पाकिस्तान की। भारत जब चाहे तब पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है, लेकिन किसी भी देश की अपनी संप्रभुता है। जितना हमें अपने संप्रभुता का सम्मान है, हालांकि मोदी जी ने पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया। कैसे हुआ कि साहब ट्रंप पहले सीज फायर का ऐलान करते हैं, मोदी जी उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान की किसी भी इस तरह की हरकत को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना सक्षम है, 2 मिनट में सक्षम। लेकिन उसके लिए ये नहीं केवल लफाजी की जाए, भाषणबाजी की जाए। जो सेना लड़ने गई थी, जिसने ऑपरेशन किया, कल को अगर वही भाषण देने लगे तो क्या होगा। तो मोदी जी इधर केवल भाषण दे करके लोगों की जेब काट रहे, लोगों की नौकरियां खा रहे, लोगों की शिक्षा खा रहे, केवल राशन दे रहे। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में केवल 2 चीजें मिल रही हैं, तीसरा विकल्प नहीं है। बहुत अच्छा भाषण और 5 किलो राशन। जो आप लेना चाहे तो नहीं लेना चाहे तो ना ले। लेकिन ये 3 सवाल हैं, मोदी जी को आज नींद आएगी क्या। हालांकि वो नॉन बायोलॉजिकल है, अब मैं दूसरा शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं कि क्या है, तो उनको मतलब शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये वो लोग हैं, वो पूरे पुरखों से और यहां तक। लेकिन ये जिस गर्म सिंदूर की बात कर रहे हैं, मुझे तो इस देश के लोगों और खास करके वो शूद्र महिलाएं, उनके कान में वो गर्म शीशा पिघला हुआ लगता है, क्योंकि आप उनके एजुकेशन छीन रहे हैं, आप उनकी नौकरियां छीन रहे हैं, आप उनका हेल्थ छीन रहे हैं, आप उनके अधिकार छीन रहे हैं, केवल पाकिस्तान पर और आतंकवाद पर इस तरह का भाषण दे करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सेना है, प्रधानमंत्री नहीं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के ये सवाल जनता को अपील करें, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें कोई दुराई नहीं कि लोग, खास करके वो तीसरा सवाल कि साहब कैमरे पर भाषण बहुत अच्छा देते हैं, ये लाइन तो चली गई। मैं देख रहा हूं भी सोशल मीडिया पर यही लाइन चल रही है कि मोदी जी भाषण केवल कैमरे के सामने, आपका ये खून गर्म होता है, बाकी और नहीं। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, यहां कुछ नहीं। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ हम लोग कर रहे हैं। और खासकर नरेंद्र मोदी जी के रगों में अभी आप जान लीजिए कि खून नहीं, लहू नहीं, बल्कि उनके रगों में गर्म सिंदूर बहता है। सिंदूर का केमिकल फॉर्मेशन जो है उसको अगर देखेंगे तो उसमें शीशा होता है, यानी लेड है, और जिसको कहा जाता है, जैसे शुरुआत में कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, कि सिंदूर को ऐसे भी अगर थोड़ा सा आप अगर गलती से खा लेते हैं तो वो भी हार्मफुल होता है। लेकिन किसी के रगों में गर्म सिंदूर बह रहा तो समझ लीजिए आपकी बात कि वो इंसान नहीं होगा। और बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो नॉन बायोलॉजिकल होगा, तभी रगों में, आपके और हमारे रगों में सिंदूर अगर डाल दिया जाए तो हम जिंदा शायद न रह पाए। लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी के रगों में सिंदूर घूम रहा है, तो इसका मतलब है कि सियासत जोरदार करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंदूर के नाम पर सियासत, यानी देश के नाम पर, देश की सेना के नाम पर आप सियासत करके आप करने क्या जा रहे हैं, एक सवाल उठता है। और यह सवाल सेना के लोगों को भी पूछना चाहिए, खासकर हमारी सेना को नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहिए कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। कम से कम हमको तो अलग रखिए, हमारे साथ तो सियासत मत कीजिए। बीकानेर आप गए थे, बॉर्डर है बगल में, आप जानते हैं, लेकिन वहां पर आप जो भाषण दे रहे हैं, उस भाषण में हाउ इज द जोश पूछने की जगह आप रगों में सिंदूर, और वो भी अपने रगों में। अमलेंदु उपाध्याय जी, इसको कैसे देखा जाए?
किस दिशा में जा रहा है ये देश। आज 22 तारीख है, 1 महीने हो गए, पूरा का पूरा 1 महीना बीत गया आज पहलगाम में हुई घटना का, और उसके बाद आज भी देश पूछ रहा है कि कहां है वो आतंकी। आज भी वो 26 परिवार जिनके यहां एक के यहां भी नरेंद्र मोदी नहीं गए, उनको क्या सुविधाएं दी गई, उनको क्या मुआवजा मिला, ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे, चाहे वो हिमांशी नरवाल हो या कोई और हो। राहुल गांधी अभी फिर से पुंछ जाने वाले हैं, और लेकिन उस पुंछ में आपको याद होगा कि जब ये घटना घटी उसके बाद कितने लोग वहां बेगुनाह मारे गए हैं। ये जब हमारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तब इसलिए ये सवाल पूछा जाएगा। जान तो जा रही है, फिर भी चुप रहे, हम बैठे रहें? नहीं राजीव जी, बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे और बैठे भी नहीं रहेंगे। सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल पूछना हमारा धर्म है। हम भी पूछ रहे हैं, विपक्ष भी पूछ रहा है, देश की जनता भी पूछ रही है, और लगता है अब सेना भी राजीव भी सवाल पूछेगी। लेकिन मोदी जी को राजीव जी एक धन्यवाद तो बनता है, और मुझे लगता है कि हम लोगों को सामूहिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए मोदी जी को, कि मोदी जी ने स्वीकार कर लिया कि उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता। और अगर उनकी रगों में राजीव जी खून दौड़ता होता तो सऊदी अरब से आने के बाद बिहार नहीं जाते चुनावी जनसभा करने के लिए, मोदी जी पहलगाम जाते। अगर उनकी रगों में खून दौड़ रहा होता तो कानपुर का अपना दौरा रद्द नहीं करते, शुभम द्विवेदी के घर जाते। अगर मोदी जी की रगों में खून दौड़ रहा होता तो आज भाषण देने के लिए बीकानेर नहीं जाते, पुंछ जाते, जहां बेगुनाह नागरिक मारे गए हैं पाकिस्तान की बमबारी में राजीव। तो इसलिए मोदी जी ने स्वीकार किया है, खुले मन से स्वीकार किया है कि उनकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है। इसके लिए मोदी जी धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने सच उगल दिया है कि उनकी रगों में खून नहीं दौड़ रहा है राजीव जी। अब सवाल ये उठता है राजीव जी कि मोदी जी ने जो आज कहा, एक जो जुमला पे मारा उन्होंने कहा कि पहले घर में घुसकर मारा, अब सीने पर हमला किया। बहुत अच्छी बात है भाई, आपने पहले घर में घुसकर मारा, अब आपने सीधा सीने पर हमला किया। तो अब ये बताइए, ये जो आपका प्रतिनिधिमंडल गया है, ये दुनिया को क्या बताने गया है? ये बताने गया है कि पहले आपने घर में घुसकर मारा था, अब आपने सीने पर हमला किया है। यही बताने गया है ये प्रतिनिधिमंडल। अब इस प्रतिनिधिमंडल से क्या सवाल दुनिया पूछेगी? पाकिस्तान भी तो यही कह रहा है कि आपने उसके ऊपर हमला किया, और पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि वो विक्टिम है, और आप तो खुद कह रहे हैं कि आपने सीने पर हमला किया। आप ये कह नहीं रहे कि आप विक्टिम है, आप ये कह नहीं रहे कि पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों को मार दिया, कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करके गोलाबारी की, हमारे निर्दोष नागरिकों को पुंछ में मार दिया। आप तो कह ही नहीं रहे, आप तो कह रहे हैं कि आपने सीने पर हमला किया। यानी कि अब ये प्रतिनिधिमंडल जो ये बताने के लिए गया है राजीव जी कि हमने पाकिस्तान के सीने पर हमला किया, और पाकिस्तान जो कह रहा है कि वो मतलब भुक्तभोगी है और वो विक्टिम है, इसका मतलब वो सही है। ये कहने के लिए गया है क्या है प्रतिनिधिमंडल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। दूसरा राजीव जी, प्रधानमंत्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जब कहा, उसकी तरफ से कहा गया कि आगे से कोई ऐसी घटना नहीं होगी, तब हमने भी सीज फायर पर विचार किया, ये कहा। अब प्रधानमंत्री जब ये भी बता दें कि जब राजीव जी विक्रम मिस्री साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सेना के अफसरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें घोषणा की गई कि हम सीज फायर कर रहे हैं, पाकिस्तान के DGMO ने हमको फोन किया। उसके बाद राजीव जी उसी रात, ठीक उसी रात 5 बजे के आसपास ये हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और रात को लगभग हम लोग राजीव जी जब न्यूज पॉइंट कर रहे थे, जैसे ही खत्म किया था उसी समय उमर अब्दुल्ला के 2 ट्वीट आए कि ये कैसा सीज फायर है, ड्रोन तो अभी भी हमला कर रहे हैं। बिल्कुल, है ना। और उसके बाद रात में फिर जो था विक्रम मिस्री साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा कि पाकिस्तान सीज फायर तोड़ रहा है, और हम पाकिस्तान से कहेंगे कि वो जरा समझदारी से काम। तो अगर आपने सीने पर चढ़कर हमला किया था और आपने कहा था कि उसने आपको वचन दिया था कि अब आगे से वो नहीं करेगा, तो सीज फायर तोड़ने के बाद जो पाकिस्तान ने किया, तो उसके बाद आपने सीज फायर खत्म क्यों नहीं किया? ये सवाल तो उठेगा मोदी जी। तो मोदी जी लफाजियों से काम चलने वाला नहीं है। लफाजियां बहुत हो चुकी, देश 11 साल से आपकी लफाजियां ही सुन रहा है, लेकिन अब देश आपसे जवाब चाहता है कि प्रधानमंत्री आप थे, पहलगाम में उन पर्यटकों की रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी थी, वहां की पुलिस सीधे आपके अंडर में है, सुरक्षा व्यवस्था आपके अंडर में है, अब सवाल लागू है वो आपके अंडर में है, आप कहाँ सो रहे थे? ये सवाल अब देश आपसे पूछेगा। जब सवाल नहीं पूछने का समय था, हमने किसी ने आपसे कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन आज सवाल पूछने का समय और आपको जवाब देने पड़ेंगे। लफाजियों से काम चलने वाला नहीं है।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ सवाल पूछा जाएगा, सवाल पूछना वाजिब भी है, और ये सवाल अगर हम आप जैसे पत्रकार नहीं पूछेंगे तो आखिर कौन पूछेगा, ये भी यहाँ बड़ी बात नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी क्या है, ज़रा ये भी समझना ज़रूरी है। क्या आने वाले समय में, और अभी आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर को आप भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध हैं, कैसे संबंध रहेंगे, ये सेकेंडरी बात है। लेकिन प्राइमरी बात है कि देश में सियासत होनी चाहिए, जोरदार होनी चाहिए और इसका फायदा मिलना चाहिए, यह साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक जी, जरा आपसे समझूं कि इस स्ट्रेटेजी में कहां फिट और किस ढंग से फिट दिखाई देते हैं यहां नरेंद्र मोदी, और क्या आने वाले समय में, क्योंकि आज बीकानेर में कुछ और जगहों पे इसमें स्ट्रेटेजिकली जो अभी कह रहे थे अमलिंदु जी कि कानपुर नहीं गए आप बिहार चले गए, आप पुंछ नहीं गए आप बीकानेर चले गए, आप अलग अलग लेकिन प्रभावित जगहों पे आप जम्मू कश्मीर नहीं गए अभी तक, और आप भाषण दे रहे हैं। दूसरी बात तो ये जो आप कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को सीधा आप यहाँ पर कंडेम नहीं कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की बातों को आप खारिज नहीं कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप पिछले 11 दिनों में आज 8वीं बार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के सामने कहा है कि मैंने सीज फायर करवाया है भारत और पाकिस्तान के बीच। तो ये जो बातें हैं इसका जवाब तो चाहिए होगा ना, और ऐसे में जो प्रतिनिधिमंडल गया है वो क्या मुंह दिखाएगा वहां विदेश में, ये भी एक सवाल उठता है। जरा डॉक्टर साहब। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं लेकिन उनके जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। आज पहला ही दिन था हमारे प्रतिनिधिमंडलों का, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि डेनमार्क में एक पत्रकार ने पूछ लिया कि आतंकवादी पकड़े गए कि नहीं, उन्होंने कहा हमने शिनाख्त कर ली है। तो क्या शिनाख्त कर लेना, उनको आइडेंटिफाई कर लेना पर्याप्त है? उनकी गिरफ्तारी या उनका एनकाउंटर या उनका मारा जाना जरूरी नहीं है। एक बात जोड़ना चाहता हूं, आगे की बात कहूं उससे पहले, आज भी किश्तवाड़ कश्मीर में एक एनकाउंटर चल रहा है जी, पूरे दिन हमारे सुरक्षा बल जूझते रहे। तो सीज फायर करते समय भले अमेरिका के दबाव में किया हो, क्या पाकिस्तान के साथ इस तरह की शर्तों को मनवाने की कोशिश की गई? क्या उसे ऐसा मजबूर किया गया? या मजबूर करने की भी जरूरत नहीं, कहीं उससे इस बात की कोई गारंटी, कोई वादा लिया गया कि आइंदा सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को पाकिस्तान प्रश्रय नहीं देगा? और अगर ऐसा सब नहीं हुआ और एक डीजीएमओ के टेलीफोन पर आप सीज फायर कर लेते, अमेरिका का राष्ट्रपति भारत से पहले उसका ऐलान कर देता है, तो फिर आप बाजार में किस मुंह से निकले? वोटों के बाजार में किस बात का हाका लगा रहे हैं, किस बात का दावा कर रहे हैं, छाती ठोक रहे हैं कि मोदी शांत रहता है, लेकिन उसके लहू में, उसकी रगों में, उसकी नसों में कहा गर्म सिंदूर बहता है। अब आते हैं आपके उस सवाल पर कि ये स्ट्रेटेजी क्या है और क्या सचमुच में ये कारगर हो रही है। राजीव जी, जिस दिन से सीज फायर हुआ है उस दिन से लगातार भारतीय जनता पार्टी और मोदी उतार पर है। ब्रांड मोदी की छवि उसी दिन, जिस समय, जिस क्षण, जिस पल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान दुनिया के सामने कर दिया, वहीं से उनकी छवि दरकना शुरू। उनके अपने अंध समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बिल्कुल जो जिनकी आंखों पर वेल्डिंग हुई है अंधभक्ति की पट्टी, उनको छोड़ दें, पर जो सामान्य कार्यकर्ता है वो भी निराश और हताश है। वो भी सवाल पूछ रहा है कि 7 और 8 तारीख की रात को तो भोंपू मीडिया ने बताया था इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया है, कराची बंदरगाह पर हमारा INS विक्रांत लंगर डालने वाला है, लाहौर में पटवारियों की नियुक्ति होने वाली थी, बस्ते लेकर निकल गए थे दिल्ली से पटवारी। फिर ये सीज फायर क्यों हो गया? और अगर हो भी गया था तो हम वहां कहां थे? कोई भी लड़ाई जमीनी लड़ाई के बिना अधूरी। हवाई हमलों से आप दूसरे देश की पड़ोसी शत्रु राष्ट्र की ताकत को तोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक जमीन पर कब्जा आप नहीं करेंगे कोई भी लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। तो क्या हमने देश की सीमा के बाहर जाकर, पाकिस्तान की सीमा में घुसकर
कोई 10, 20, 50, 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका कब्जा लिया। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये है कि अग्रिम सूचना देकर पाकिस्तान सरकार को फोन करके ये बता देना कि हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने जा रहे हैं, वो बात भी मोदी के समर्थकों को भी पच नहीं रही है। अब उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो धीरे धीरे फेल हो रही है, क्योंकि काठ की हांडी एक बार चढ़ सकती है, हर बार नहीं चढ़ेगी। हर बार बालाकोट के नाम पर वोटों की झोली नहीं भरेगी। अब तो लोग सवाल पूछेंगे। अमरेंद्र जी ने ठीक कहा, आपने भी कहा, हम सब लोग एक निश्चित समय तक सवाल नहीं पूछ रहे। हम सब देश के साथ, देश की सेना के साथ थे, अपनी सरकार के भी साथ थे, क्योंकि देश की रक्षा का विषय था। लेकिन अब तो जवाब देने पड़ेंगे। राहुल गांधी ना पूछते तब भी हम सवाल पूछते। हमारा तो फर्ज है, हमारा ईमान है सवाल पूछना। नरेंद्र मोदी जवाब नहीं देंगे, मंचों से सिर्फ छाती ठोककर फिल्मी डायलॉग देते रहेंगे। लेकिन उनकी ये रणनीति इस बार कारगर होती मुझे दिखाई नहीं दी। मुझे नहीं लग रहा कि जनता के बीच में वैसी अपील हो रही। इसका एक प्रमाण और है, तिरंगा यात्रा का वैसा रिस्पॉन्स कम से कम मुझे तो नहीं दिखा। आप लोग ज्यादा जानते हैं, आपने देखा होगा किसी शहर में ऐसा कोई गुबार देशभक्ति का कोई ज्वार उठा हो, लोग सड़कों पर स्वतः स्फूर्त होकर आ गए हों, लोग तिरंगे खरीदने, तिरंगे बनवाने के लिए भीड़ जुटाए हों दुकानों पर, ऐसा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। क्योंकि सामान्य लोग भी इस देश के पूछ ही रहे हैं कि हम किस बात का जश्न मना रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं हमारे कितने जंगी जहाज इस लड़ाई में नष्ट हो गए, हमने क्या हासिल किया, हमारे बेकसूर नागरिक भी इस ऑपरेशन में जो पुंछ वगैरह में मारे गए, पुंछ में, उनका जिम्मेदार कौन है? आपने पाकिस्तान को अग्रिम सूचना दे दी हम ऑपरेशन करने वाले, और अपने ही देशवासियों, अपनी ही सीमा के भीतर रहने वाले हिंदुस्तानियों को इत्तला नहीं दी कि ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है। चलिए उन्हें इत्तला न देते, उनको वहां से हटाकर विस्थापित करके थोड़ा भीतर कहीं ले आते, बंकरों में भेज देते। बंकरों को लेकर एक सूचना यह भी है कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ जम्मू कश्मीर में, बंकर घोटाला। वो खबर अजीब तरीके से छुपी रह गई है, उस पर किसी और दिन बात करेंगे। जितने बंकर बनने थे 2018 से लेकर अब तक नहीं बने थे, इन्हीं सब सीमावर्ती जिलों में। तो ये सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी की स्ट्रेटेजी, उनकी रणनीति अभी तो परवान चढ़ती नहीं दिखाई दे रही। और वैसे भी चुनाव में अभी समय है, उन्हें लगातार इतने महीने तक बिहार के ही चुनाव को सबसे पहला चुनाव मान ले, अपनी नसों में बहते हुए गर्म सिंदूर को इतने महीनों तक गर्म रखना भी उनके लिए चुनौती होगा। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, जरा आपसे भी समझना चाहता हूं, और खासकर ये जो डेलीगेशन जा रहा है विदेश, अब इस भाषण के बाद क्या असर पड़ सकता है विदेश जाने वाले या जो पहुंच चुका है डेलीगेशन उस पर? निश्चित रूप से राजीव जी, डेलीगेशन अब सवालों का सामना करेगा, बल्कि वो सवाल पूछेंगे। डेलीगेशन का मकसद ही क्या होता है? अभी तक हमने पहले भी इसी मंच पर कहा था कि इससे पहले जैसे परमाणु परीक्षण हमने किया था, हमारा डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया था, हमने बताया था कि हम पर आर्थिक प्रतिबंध जो है वो गलत है। आप समझिए हमारी स्थिति, हम परमाणु शक्ति आज नहीं बने, पहले से हैं, जो भी हमारा पक्ष था हमने रखा था। उसके बाद भी जब डेलीगेशन गए हैं तो कुछ ना कुछ हैपनिंग्स हुई है हमारे ऊपर, जिसको हम समझाने गए हैं। इस बार भी जो डेलीगेशन जा रहा है उसके पास ये सीधा टास्क होना चाहिए था कि हम पर पहलगाम हमला हुआ है और हम उसका जवाब दे रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के तौर पर। लेकिन जो ये जवाब जो जिस तरह से सीज फायर के रूप में रुका है, इस डेलीगेशन के सामने में चुनौतियां खड़ी हो गई कि जब जवाब दे रहे थे तो आप पाकिस्तान पर भरोसा भी कर रहे थे, फिर आप पाकिस्तान से लड़ भी रहे हैं, फिर आप खून और सिंदूर की बात भी कर रहे हैं। इस तरह की चीजें ये सवाल बनकर के सामने हैं। भाई ट्रेड और टेरर वाली थ्योरी पर भी उनसे सवाल पूछे जाएंगे। सीज फायर में
देखिए इस पे पूरे प्रकरण में क्या हुआ, पाकिस्तान में जश्न मना, हमारे यहाँ जश्न नहीं मना। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इवेंट बनाना पड़ा कि जश्न मनाओ, पाकिस्तान में नेचुरली मना। तो इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि मोदी सरकार ने जो ऑपरेशन सिंदूर का जो कहा था कि हम एकदम बदला लेंगे, उसके जवाब में पाकिस्तान को चाइना तुर्की से जो मदद मिली और उसके बाद जो वो उसको युद्ध में कन्वर्ट किया, जो युद्ध हम बोले ना बोले, तो वो युद्ध रुका, वो उस पर सीज फायर हुआ। तो सीज फायर से पाकिस्तान खुश हुआ क्योंकि उसको लगा कि हमने जवाब भी दिया और हमको और ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो भी हो वहां जश्न मना, हमारे यहाँ नहीं बन पाया। सही कह रहे हैं प्रोफेसर पाठक जी, पहले भी पाठक जी ने बहुत अच्छी थ्योरी दी थी कि यहाँ तो क्रिकेट के मैदान में जब पाकिस्तान को भारत हरा देता है तो इतना जश्न मनता है, वैसा जश्न भी नहीं देखा। तो क्रिकेट से बड़ा इवेंट था, ये बड़ी घटना थी कि छोटी घटना थी? और ये बात भी कि आज हम तो ये कहेंगे तिरंगा यात्रा, अरे अन्ना आंदोलन का जो झूठा आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसमें भी तिरंगा को लेके ज्यादा जोश और जुनून दिखा था, बशर्ते कि आज जो दिख रहा है उस झूठे आंदोलन में भी ज्यादा था। तो आज उससे भी गिरा हुआ प्रभाव, छोटा प्रभाव नजर आ रहा है। अब अगर आप देखिए कंपेयर करें तो हम बहुत सही बात पुंछ वाली उठाई पाठक जी ने। देखिए दो तरह से यहाँ हमारे सिंदूर उजड़ाए गए हैं, केवल एक किस्म के सिंदूर की चर्चा हो रही है। पहलगाम में जो मारे गए वहां सिंदूर की चर्चा हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के गोले बारूद से जो हमारी सीमावर्ती इलाकों में जो सिंदूर मिटे, उनके लिए ऑपरेशन कहाँ है? वहां की महिलाएं पूछ रही थी, उनकी आवाज दबाई जा रही थी कि भाई आप जो पहलगाम में हुआ उसके लिए तो ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, लेकिन हम लोग जो मारे जा रहे हैं सीमा पर, हमारे लिए कौन सा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? ये वहां की महिलाएं पूछ रही थी। तो ये सवाल भी बना रहेगा। और हमारी तरफ से जो कुर्बानी दी गई है, वो आतंकियों के हाथों जो मारे गए, वो उनको आज तक शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। ये लोग मांग रहे हैं कि शहीद का दर्जा दो। अरे आतंकवाद अगर हम पर थोपा गया है तो आतंकवाद में का शिकार हुए लोग शहीद हैं कि नहीं है? ये सवाल भी तो है, इसका जवाब कोई देने को तैयार नहीं है। और ये झूठे आंसू बदला लेंगे। और एक बात उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने कही है कि ये सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, युद्ध था। मैंने आपके प्लेटफॉर्म पर इस विषय पर विस्तार से चर्चा की है कि जब सरकार युद्ध लड़ती है तो वो प्रतिशोध नहीं होता है। ये नहीं कि तुमने मारा तो हमने भी मार दिया, ये लड़ाई नहीं है बच्चों की, ये युद्ध होता है। युद्ध का एक मकसद होता है, युद्ध का मकसद धर्म की विजय और अधर्म की पराजय होती है, सत्य की विजय और असत्य की पराजय होती है। और हम इंटरनेशनली सत्य के साथ, धर्म के साथ, अपने साथ दुनिया को खड़ा नहीं कर सके, इसीलिए ये सीज फायर हुआ। अगर हमारा मॉरल पोजीशन स्ट्रांग होता, हम दुनिया को समझा चुके होते और वास्तव में ये बदला नहीं होता तो दुनिया हमारे साथ होती। इसको आपने बदले में बदल दिया, युद्ध में नहीं बदले में बदल दिया। आज आप झूठ बोल रहे हैं। अगर वास्तव में ये युद्ध होता तो दुनिया हमारे साथ होती और प्रतिनिधि मंडल आज इस बात के लिए नहीं भेजा जाता कि देखो सीज फायर हो गया, आप लोगों ने निंदा क्यों नहीं की पाकिस्तान की। अरे हम लोग तो यही प्रतिनिधि मंडल क्या करने जा रहा है, यही करने कि आप लोग पाकिस्तान की निंदा करो, क्यों नहीं किया? आतंकवाद की निंदा करो, क्यों नहीं किया? अरे अगर हम युद्ध लड़ रहे होते तो ये स्थिति बनती ही नहीं कि हम युद्ध खत्म होने के बाद, सीज फायर होने के बाद समझाने जा रहे हैं कि आपने मेरा साथ क्यों नहीं दिया, आपने पाकिस्तान की निंदा क्यों नहीं की। ये डेलीगेशन भेजना जो है इसी मायने में एक नेगेटिव बात, हमारी नजर से नेगेटिव इकोसिस्टम को बना रहा है इंटरनेशनली कि हम कंप्लेनर बन के जा रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल हमारा कंप्लेन करता हुआ नजर आ रहा है, समझाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। समझाता हुआ नजर आता तो पॉजिटिव बात होती है। ये कंप्लेन करता हुआ, शिकायत करता हुआ दिखता है कि देखो हम अकेले थे, आपने मेरा साथ नहीं दिया, सिर्फ अफगानिस्तान ने हमारा साथ दिया। हम अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की तारीफ करते हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया, और दुनिया में कोई देश नहीं बचा जिसकी हम तारीफ कर सकें। तो ये हालात ये बताते हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल बैकफुट पर खड़ा है। उसको समझाने के लिए
जो आक्रामकता चाहिए उस आक्रामकता को नरेंद्र मोदी जी ने सिंदूर और खून में डुबो दिया है। जी 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 बिल्कुल। कैसे देखते हैं प्रोफेसर रविकांत जी आप इस पूरे घटनाक्रम को, और इसमें भी जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, जो डेलीगेशन भारत से बाहर गया हुआ है, जो जा रहा है, उन पर इस भाषण का कितना असर हो सकता है? नहीं, डेलीगेशन क्या सच में इसके लिए जा रहा है? मेरा तो पहला सवाल यही है। बोल तो यही रहे। और मोदी जी 72 देश में 129 बार गए थे, तो काहे के लिए गए थे? ये डेलीगेशन ही भेजना था। तो आप 11 साल से पूरे दुनिया का जो चक्कर लगा रहे, जब आप कुछ नहीं दे पाए भारत को, तो ये डेलीगेशन क्या दे देगा? आपने अपने लिए तमगे हासिल किए, आपने अवार्ड हासिल किए, आपने तालियां बजवाई। ये जो गुजराती जो वहां जाकर के तालियां बजाते हैं, इससे विदेश नीति नहीं चलती, इससे देश मजबूत नहीं होता है कि वहां ढोल नगाड़े और मोदी 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 इस नारे से भारत का मान सम्मान नहीं बढ़ता है। विदेश नीति नाम की कोई चीज होती है, और इसके लिए पहले की आप सरकारों को जरा देखिए। ठीक है, प्रधानमंत्री को मजबूत होना चाहिए और उसे अपनी ब्रांडिंग का भी पूरा अधिकार है, करे, लेकिन देश के हितों को और देश के सम्मान को दांव पर लगा करके कोई व्यक्ति केवल अपनी ब्रांडिंग करता रहे। ये मोदी जी वही है जिसमें क्या क्या लिखवाया था अपने उस सूट पर, सोने के धागे से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी लिखा हुआ था। ये वो ब्रांडिंग थी, अभी लोग भूले थोड़ी ना। जब राहुल गांधी ने कहा था कि ये सूट बूट की सरकार है, बेचना पड़ा सूट, लेकिन धंधा उस समय भी किया मोदी जी। असल में जापान में मोदी जी ने कहा था कि मैं गुजराती हूं, मेरे खून में पैसा बहता है। आज वो सिंदूर बन गया है, लेकिन हकीकत यह है कि शाम होते होते राहुल गांधी ने उसे पानी बना दिया। जब ये पूछा कि केवल कैमरे के सामने ही आपका ये सब चलता है, बाकी और नहीं चलता है। और ये बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, डेलीगेशन देखिए, मैं फिर से कहूंगा कि मोदी जी का यह मकसद है ही नहीं कि वो पाकिस्तान को कोई सबक सिखाए। मोदी जी ने, चाहे वो पुलवामा हुआ हो या पहलगाम हुआ है, इसके जरिए राजनीतिक रोटियां सेकी। अब आप मुझे बताइए, क्या देश में कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसने सैनिकों के शहादत के नाम पर वोट मांगा? कोई सरकार बता दीजिए। और भारत का जो पक्ष रहता था दुनिया के सामने कितना मजबूत रहता। पाकिस्तान की हालत बहुत कमजोर होती थी, लेकिन आज आपने क्या किया कि पाकिस्तान को भारत के समकक्ष खड़ा कर दिया। क्या वो है भारत के समकक्ष खड़े होने लायक? अब आप डेलीगेशन भेज रहे हैं, और डेलीगेशन में आप कर क्या रहे हैं? शशि थरूर को ले लेंगे तो कांग्रेस को थोड़ा मुश्किल में डालेंगे। मैंने कहा ना कि अंदर लड़ रहे हैं वो, और केवल कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें कोई देश की चिंता नहीं। देश की अगर चिंता होती तो कम से कम मोदी जी ये भाषा नहीं बोल रहे होते। सच में अगर वो डेलीगेशन अगर भेज रहे होते तो इस मुद्दे पर वो खामोश होते, ये सब नहीं बोलते वो, और मैसेज वो भेज रहे होते कि अभी तो हमने सीज फायर कर दिया, इस पे हम सहमत हो गए, लेकिन हम आतंकवाद के विक्टिम हैं और पाकिस्तान आतंकवाद को शह दे रहा है। हम दुनिया के और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसको एक्सपोज करेंगे और अपने देश को मजबूत बनाएंगे, और बाद में उसको फिर सबक सिखाएंगे। भाषा तो आपकी ये होनी चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि मेरी रगों में साहब गरम सिंदूर बह रहा है। कई बार तो मुझे लगता है कि मोदी जी जब भाषण दे तो वहां एक ढोल वाले को भी खड़ा करना चाहिए,
और वहीं पर दंगल शुरू करवा देना चाहिए। बढ़िया लोग कुश्ती लड़ेंगे, भाषण उनका उतना ही अच्छा होता है, लेकिन ये देश भाषण से नहीं चलता जी। दुनिया के मंचों पर भाषण से नहीं चलता है। डेलीगेशन क्या मुंह लेकर के जाएगा और क्या बात करेगा? ये कहेगा कि हम विक्टिम हैं, हमने छाती पर चढ़कर के पाकिस्तान को सबक सिखाया, अब हम ये आ रहे हैं कहने के लिए, बताने के लिए कि साहब देखिए अब पाकिस्तान को आपको सबक सिखाना, माने हम सब सिखा चुके हैं, अब आप सबक सिखाइए, हमारे समर्थन में आप बोलिए। एक भी देश बोला क्या? किसका मुंह ताक रहे थे? तालिबान का, थोड़ा इजराइल का, और माय डियर फ्रेंड ट्रंप। और ट्रंप साहब ने तो आपको हिट विकेट करवा दिया। अब मुंह तो यहां दिखा नहीं पा रहे हैं कि आपने जो सीज फायर किया, सेना को भी आपने टूल की तरह इस्तेमाल कर लिया, आपने सेना को भी अपमानित करा दिया। वो वीडियो हटाया ना सेना ने, ये सेना को भेजा गया था वीडियो, ये तो सेना को बता देना चाहिए। तो ये जो डेलीगेशन भेजा जा रहा है, ये इंडिया अलायंस को तोड़ने के लिए और ये दिखाने के लिए कि देखिए साहब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम पैरवी कर रहे हैं। लेकिन लोग यहां सवाल पूछेंगे कि 72 देशों में 129 बार जो आप गए, व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए ना विपक्ष को कि कितना पैसा आपने खर्च किया है और क्या उपलब्धियां हैं आपकी, अडानी को कितने प्रोजेक्ट मिले और भारत को कितना फायदा हो। ट्रंप तो अभी पहुंच गए थे सऊदी अरब के साथ वो अंबानी साहब मिलने के लिए। तो इनके फायदे के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं या देश के लोगों के लिए कर रहे हैं? तो दरअसल केवल और केवल मोदी जी को अपने अंदरूनी राजनीति की चिंता है और उस कुर्सी को बचाने के लिए मोदी जी वो ये सब प्रहसन कर रहे हैं डेलीगेशन के नाम पर। कुछ लोग जाएंगे, थोड़ा घूम घाम के चले आएंगे। और मैं अभी कह रहा हूं और आप सब सहमत होंगे उस बात से, ये सारे डेलीगेशन लौटने के बाद आएंगे और मोदी का गुणगान करेंगे। साहब मोदी जी ने दुनिया में क्या परचम फहराया, यही भाषा होगी। लेकिन मिलेगा ठेंगा, ये हम सब जानते हैं। आपने भारत की इज्जत, मर्यादा, सम्मान पूरा दांव पर लगा करके आप केवल और केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं और देश के भीतर लोगों की आजादियों को, असहमतियों को कुचलने का काम कर। इसी में हुआ ना, कितने लोगों की आपने असहमतियों को कुचल दिया, आजादियों को, कितने लोगों पर एफआईआर कर। तो आप देश के भीतर लड़ रहे लोगों से, आपको पाकिस्तान को सबक कहां से खाना है? आपका जो गरम सिंदूर है वो नेहा सिंह राठौर के लिए, वो कितने लोगों को आपने, वो अली खान महमूदाबाद के लिए, इन सब पर वो चल रहा है। और इसलिए मैंने कहा कि ये गरम सिंदूर नहीं, गरम सीसा है। देख लीजिए इनको सबको, जितने भी हैं। अभी कोई कार्टूनिस्ट की बात कर रहा था, एक कार्टूनिस्ट साहब कोई मालवीय जी हैं जी, उन पर एफआईआर हो गई। ये वो दौर है। तो ये मोदी महिमा का जो गुणगान होना है डेलीगेशन के बाद, उसको हम लोग सुनेंगे और उस पर भी बात करेंगे। लेकिन निकलना शिफर है, कुछ नहीं होने जा रहा उससे। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे चाहूँगा इसी मसले। जी जी डॉक्टर साहब जी। एक छोटी सी सूचना साझा करना चाह रहा हूँ। हमारे एक मित्र हैं सुभाष चंद्र झा, यूट्यूबर हैं, उन्होंने एक सूचना दी है कि कितने माइक्रो लेवल पर काम चल रहा है। सरकारी जो रेडियो है विविध भारती, और उसके अलावा एक गोल्ड करके एफएम है जी, उस पर हर प्रोग्राम में सबसे पहले एक देशभक्तिपूर्ण गाना बज रहा है। ये पिछले कई सालों में नहीं हुआ, लेकिन अब आप दोनों पर जाकर देखेंगे तो वो जो मेरे देश की धरती टाइप के और तमाम क्रांतिकारी जो फिल्मी गाने हैं देशभक्ति वाले, वे बज रहे हैं। तो सोचिए सरकार ने किस तरह की तैयारी शुरू कर दी है ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की, लोगों के कान और जहन तक इसको इस रूप में पहुंचाने।
जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आप वो सही कह रहे हैं और मैं भी सुन रहा हूं। और इतना ही नहीं, उसमें एक चीज़ और कर रहे हैं, किसी एक पूर्व सेना के कर्मचारी से, अधिकारी से या किसी आम नागरिक से ये कि ऑपरेशन सिंदूर से नरेंद्र मोदी जी ने कितना यहाँ पर पराक्रम जो है वो हम लोगों के बीच कर दिया, ये सारी चीज़ें मतलब आफ्टर इफेक्ट और सक्सेस स्टोरी ऑफ ऑपरेशन सिंदूर ये बताने की कोशिश हो रही है। और ये लगातार सुन रहे हैं हम भी, मैं भी थोड़ा अब कॉग्निजेंस में लेना शुरू किया हूँ पिछले 2-3 दिनों से, और ये चल रहा है कम से कम FM गोल्ड पे और इस पे तो चल ही रहा है, आकाशवाणी पे। ये सही आप कह रहे हैं और सुभाष जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपसे क्लोजिंग कमेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर एक ट्वीट किया है इन्होंने, पवन खेड़ा ने भी, और पवन खेड़ा भी इसी ऑपरेशन सिंदूर को लेके ही सवाल कर रहे हैं, और बहुत वाजिब सवाल जिसमें पवन खेड़ा पूछ रहे हैं कि कह रहे हैं कि साहब सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोषों के खून पर ओछी राजनीति करने में तो आपका कोई मुकाबला नहीं है। डायलॉगबाजी छोड़कर देश को ये बताइए कि ट्रंप के कहने पर सिंदूर का सौदा क्यों किया? पहलगाम में सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? चारों आतंकवादी आज तक लापता क्यों हैं? विदेश मंत्री ने सैन्य कार्रवाई से पहले पाकिस्तान को फ़ोन पर सूचित क्यों किया? इस फ़ोन कॉल का भारत को क्या नुकसान हुआ? ये सारे सवाल पूछ रहे हैं पवन खेड़ा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, और ये अपनी बात यहाँ रख रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इतने सवाल जो पूछे जा रहे हैं, एक तरफ सवाल है, लेकिन दूसरी तरफ जो डॉक्टर राकेश पाठक जी कह रहे थे कि यहाँ पर अब ऑपरेशन सिंदूर को किस ढंग से भुनाया जाए, इसके तहत कैसे सियासत की जाए, इसीलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और आज के नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद से तो ये साफ लग रहा है कि अब सियासी तौर पर सियासी पिच तैयार करने की जुगत में लगे हुए नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको लगता है कि इसका फायदा होगा? प्रोफेसर रविकांत ने जिन मालवीय जी की बात की वो कार्टूनिस्ट हमारे शहर के हैं, हमारे मित्र हैं, और कांग्रेस ने अमित मालवीय के खिलाफ शिकायत की थी तो उन्हें लगा कि अमित मालवीय के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और गलती से उनका नाम हेमंत मालवीय, तो उनका हेमंत मालवीय नाम छप गया है, अखबार वाले की गलती है। तो पता चला नहीं साहब वो कार्टूनिस्ट का नाम ही है, उन्हीं के खिलाफ FIR है, आज पता चला उन्हें। दूसरी बात यह कि जिस तरीके से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से ट्रंप ने सासू माँ जैसा बर्ताव किया, पहले वो जेलेंस्की के साथ कर चुके हैं, हमारे मोदी जी तो जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आज दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने बहुत सीधा सीधा जवाब दिया। वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति तो हैं ही, ग्रुप G20 के इस साल के चेयरपर्सन भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए कतर जैसा 400 मिलियन का विमान कहां से लाऊं, मैं दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति हूं। तो मुंह ताके रह गए। जेलेंस्की भी जवाब दे चुके हैं, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामापोसा वो भी जवाब दे चुके हैं, लेकिन रामापोसा जी जवाब नहीं। मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं कि भारत कई देशों का, कई अंतर्राष्ट्रीय समूह का सदस्य है, ब्रिक्स का सदस्य है, G20 है, शंघाई सहयोग संगठन है, सार्क, आसियान, बिमटेक, कॉमनवेल्थ, नाम, पता नहीं किन किन इंटरनेशनल बॉडीज का मेंबर है इंडिया जी। उन सब में भारत की अच्छी चलती है ऐसा कहा जाता है। तो इन तमाम मंचों पे भारत ने क्या बात की, या ये मंच हमारी बात नहीं सुनते, केवल अमेरिका की बात सुनते और चीन की बात सुनते हैं? तो ये भी सवाल मेरे मन में कि आखिर इतनी सारी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों में हम जाते हैं, हम उनके मेंबर हैं, उन लोगों को बुलाते हैं, कभी साबरमती में झूला झुलवाते हैं, कभी लखनऊ में आयोजन करते हैं, कभी दिल्ली में करते हैं, तो हमें वो कुछ सपोर्ट भी करते हैं, केवल पिकनिक करने के लिए आते हैं और हम भी वहां पिकनिक करने जाते हैं? ये सवाल भी मेरे मन में है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति ने जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही था और मुझे लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री को भी जवाब देना चाहिए। नमस्कार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का भाषण और आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन जो डेलीगेशन विदेश गया है उनको इस भाषण से कितना फायदा होगा ये भी हमको जानना होगा। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल कि आखिर उन 26 लोगों के हत्यारों को सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार कब पकड़ेगी?
और कब सज़ा मिलेगी उन 26 के हत्यारों को, और लेकिन उससे पहले उस परिवार का क्या होगा जिस परिवार ने भुगता है, जिस परिवार ने अपने परिजनों को खोया है। ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सब पे हम अभी चर्चा कर रहे थे, और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ ये पहले रख चुका हूँ, उस पर आज ज़्यादा बातें हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 इस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है, और अब फैसला कभी भी आ सकता है, हो सकता है कल आ जाए, और फैसला हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद आए। उम्मीद करें हम कि कल आ जाए फैसला, लेकिन फैसला अगर लिखेंगे जज साहब तो हो सकता है कि लंबा फैसला लिखना होगा, इसलिए लंबा वक्त भी ले सकते हैं, और फिर इस वेकेशन के बाद हो, क्योंकि 26 तारीख से सुप्रीम कोर्ट में ग्रीष्मकालीन वेकेशन की शुरुआत हो रही है, जो 14 जुलाई तक चलेगी। 14 जुलाई से फिर सुप्रीम कोर्ट खुलेगा, और इस बीच समर वेकेशन में अलग अलग बेंचेज काम करती हैं, लेकिन वहाँ इस ढंग के जो खासकर जो संवैधानिक मामला रहता है उस पर बात बहुत कम होती है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। तो देखते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आज चर्चा हुई, और इन सब के बीच ईडी को ज़बरदस्त फटकार लगाई गई है कि डोंट क्रॉस योर लिमिट्स, यानी अपने लिमिट को आप क्रॉस मत कीजिए, आप हदें पार मत कीजिए। यह आज सीजेआई ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कहा है, ईडी को कहा है साफ साफ। देखते हैं जांच एजेंसियां क्या करती हैं। तो बहुत कुछ, और इन सब के बीच नरेंद्र मोदी जीतने की चाहत में हार क्यों रहे हैं, अभी आप सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रेम कुमार जी, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, और